कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन है कफ, कोल्ड, फीवर, चोट या थ्रोट इन्फेक्शन या स्टमक अपसेट के लिए, जो आप एक किट बॉक्स अपने घर में रख सकते हो। लेकिन उसके लिए बिफोर टेकिंग दैट किट बॉक्स मेडिसिन आपको होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो सिम्टम्स है वो आपकी दी गई दवाई से मैच होंगे, तभी वो मेडिसिन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बेसिकली होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये काफ़ी सारा एक बड़ा मिथ है कि उसमें स्टीरॉयड डालते हैं, जो काफ़ी पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि होम्योपैथी में तो स्टीरॉयड होता है। हमने सुना है, हमने पढ़ा है। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। होम्योपैथी क्या है? जब हमारे सामने होम्योपैथी ये वर्ड आता है ना, तब हमें 4 गोलियां दिखती हैं, वो भी मीठी मीठी, और ऐसा लगता है कि हम उसको खाते ही जाएं। और हाँ, होम्योपैथी की दुनिया में कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से वो ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे सवाल होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो क्या है वो हमें पता ही नहीं है। होम्योपैथी में मेंटल हेल्थ का भी सोल्यूशन है, स्ट्रेस का भी सोल्यूशन है, मोबाइल एडिक्शन का भी सोल्यूशन है, एंड गायनोकोलॉजी का जो भी प्रॉब्लम्स है उसका भी सोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें होम्योपैथी में है। आप भी सरप्राइज हो ना ये सब सुन के, ये सब जान के। तो इसीलिए आज है डिटेल्ड पॉडकास्ट ऑन होम्योपैथी। आज है हमारे गेस्ट डॉक्टर नीरव ठाकर, जो हमें बताएंगे अबाउट होम्योपैथी एंड इट्स मैजिकल सॉल्यूशंस। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम डॉक्टर नीरव ऑन द शो। थैंक यू निशिता। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं छोटी थी तब मुझे भी होम्योपैथ की दवाइयाँ दी जाती थी, और वो 4 गोलियां करके मम्मी देती थी। फिर वो बहुत स्वीट सी होती थी, तो बहुत मजा आता था। मम्मी और भी दुख रहा है, दे दो, तो मम्मी विल गिव। तो ये है हमारी होम्योपैथ की इमेज। तो व्हाट इज होम्योपैथ, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में, जो कि हमारी जो व्यूवर्स हैं उनको इजी लैंग्वेज में भी समझ आए, वैसे बताइए। डेफिनेटली। एक जो पार्ट है कि होम्योपैथी इज लाइक अ सफ़ेद छोटी मीठी गोलियां, वो एक हमारा एक प्रोडक्ट है। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस है कि वो गोलियों तक, वो सही दवाई ढूंढने तक जो पूरा प्रोसेस है, उसको अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, वो एक होम्योपैथी डॉक्टर कितना मेहनत करता है उसके पीछे, तब जाके वो मीठी गोलियां आप तक पहुंचती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ व्हीकल। वो एक छोटा सा फॉर्म है जो लोगों के मन में है कि बस यही एक होम्योपैथी की पहचान है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जो पूरा साइंटिफिक है, और उसके अंदर आप जो भी मेडिसिन खा रहे हो उसके पीछे का पूरा एक ह्यूमन प्रूविंग होता है। जैसे अगर कोई प्रूवर के ऊपर मेडिसिन दी जाती है, तो उसको जो सिम्टम्स एक पेशेंट में होने चाहिए, वो सेम सिम्टम्स उस प्रूवर के अंदर डेवलप्ड होते हैं। होम्योपैथी हेल्दी ह्यूमन बीइंग, अगर मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मेरे ऊपर वो प्रयोग किया जाएगा। जैसे कन्वेंशनल थेरापीज जो है वो रैट्स के ऊपर या लोअर एनिमल्स के ऊपर प्रूव होती है, वैसे होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव होती है। ताकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, XYZ नाम की होम्योपैथी दवाई अगर मुझे दी गई एज अ प्रूवर, तो वो मुझे फीवर भी ला सकता है, थ्रोट पेन भी ला सकता है, स्टमक पेन, एसिडिटी, माइग्रेन कुछ भी डेवलप कर सकता है। अगर वो सारे सिम्टम्स मैं रिकॉर्ड करूं और एक पेशेंट को वो सिम्टम्स जो वो बोल रहा है, उस दवाई को और इस प्रूवर्स के सिम्टम्स को मैच करके जब वो मेडिसिन दी जाती है, इट इज परफेक्टली एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। वो जब मेडिसिन गई तभी वो पेशेंट ठीक होगा, और उसके लिए हमें पूरा एक क्लासिकल मेथड जो है वो अडेप्ट करना पड़ता है। और एक होम्योपैथ उसके लिए कम से कम पेशेंट के पास से 45 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक 2 घंटे का टाइम मांगता है, जो कि आजकल के पेशेंट के पास बहुत कम होता है। उनको ये लगता है कि डॉक्टर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या डॉक्टर साहब इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो? पेट दर्द कर रहा है, दवाई दो, खत्म करो। लेकिन पेट दर्द क्यों कर रहा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी खाने पीने की आदतें कैसी है, आप कब उठते हो, कब सोते हो, आपका स्लीप साइकिल सही है या नहीं, आपकी स्क्रीन टाइमिंग, मोबाइल एडिक्शन है या नहीं, आपको क्या थॉट्स आते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपको रोना आता है तो आप क्या करते हो, आपको गेम खेलनी है तो आप कौन सी गेम पसंद करते हो, आपके बाल झड़ रहे या नहीं, सारे प्रॉब्लम्स यानी हेड टू टो उसके अंदर हम माइंड प्लस बॉडी दोनों को इंक्लूड करके जो मेडिसिन निकालते हैं, जो ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं, वो पेशेंट को अच्छे से काम करती है। सो दिस इज वी आर गिविंग इन अ होम्योपैथी। तो वो 4 गोलियों के लिए कम से कम एक लंबी प्रोसेस से पास ऑन होना पड़ता है। उसके लिए पेशेंट का भी पेशेंस चाहिए और डॉक्टर का तो बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन
अभी के ज़माने में अगर हम बात करें तो जैसे किसी को बुखार हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को बोलेगा डॉक्टर 3 दिन से बुखार है तो आप चेक कर दो, तो उसको डॉक्टर दवाई देगा एंड देन निकल जाएगा। फिर वापस अगर उसको और भी कुछ हो रहा है देन दे विल फॉलो अप, या फिर वो अपने आप ही दूसरी बार जब बुखार आया तब उसको पता है कि डॉक्टर ने ये दिया था, मैं ये खा के निपटा लूंगा। सो दिस इज हाउ पेशेंट्स आर ट्रीटिंग देमसेल्व्स। अब ऐसे माहौल में अगर एक होम्योपैथी डॉक्टर कहता है कि आप हमें अपना 1.5 घंटा दे दो, और वो भी ऐसे सवाल करते हैं कि आप गुस्से में क्या करते हो, आपका स्वभाव कैसा है, तो वो पेशेंट को आप कैसे समझाते हैं, मतलब वो कैसे डील करेंगे? क्योंकि अभी तो बहुत ही इम्पेशेंट पेशेंट्स ही आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको शायद 3 से 4 मिनट का टाइम दे पाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो हाउ डू यू डील विथ दिस प्रैक्टिस? डेफिनेटली दो टाइप के केसेस होते हैं। जैसे होम्योपैथी में भी एक्यूट एंड क्रॉनिक्स को डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने बताया कि फीवर, तो फीवर एक एक्यूट केस है। अगर आपको जुकाम हुआ, बुखार आया, सर दर्द करा, इट इज़ अ एक्यूट केस, तो उसमें हम 10 मिनट में भी मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन 10 मिनट में भी कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जो एक एक्सपर्ट होम्योपैथ ने स्किल्डली वो डिज़ाइन किया हुआ है कि मेरे ये क्राइटेरिया से 10 मिनट के अंदर वो पेशेंट को एवेल्युएट करके उसको मेडिसिन दे देता है। उसके लिए 1.5 घंटे की हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरी पेशेंट हैव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच। तो वो जब डिज़ाइन करेंगे, वो एक एक्सपर्ट होम्योपैथ ने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बुखार के लिए 5 प्रिलिमिनरी जो हमें क्वेश्चन पूछने हैं, वो पेशेंट ने अगर बता दिया टाइम से, आधे घंटे में बिफोर टेकिंग पैरासीटामोल या कोई भी अदर मेडिसिन से कंपेरेटिवली फास्टर हम बुखार को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वो रिकरेंस ही हो रहा है ना, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, कब से वो बुखार आना स्टार्ट हुआ, अगर नीड है तो हम पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन पे भी जाएंगे। लेकिन बिफोर दैट हम कुछ एनालिसिस कर से इमीडिएटली उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं उसके? बेसिकली होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये काफ़ी सारा एक बड़ा मिथ है कि उसमें स्टीरॉयड डालते हैं। जो काफ़ी पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि होम्योपैथी में तो स्टीरॉयड होता है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है। और अभी तो गूगल की थैंक्स बोलिए आपकी, सारा चीज़ वो लोग गूगल पे सर्च करके ही आते हैं। तो वो बेसिक कंसेप्शन कहाँ से ऐसा भी चला गया है, और कुछ अदर मेडिकल थेरापिस्ट ऑल्सो दे आर क्लेमिंग कि होम्योपैथी में स्टीरॉयड है। तो देखो, स्टीरॉयड है तो 2 चीज़ होंगी। अगर आप मान रहे हो कि स्टीरॉयड है तो वो फास्ट काम करना चाहिए। एक टाइम पे आप वो 2 चीज़ बोल रहे हो कि होम्योपैथी स्लो काम करता है, होम्योपैथी में स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड है तो फास्ट काम करेगा, और स्लो काम करता है तो स्टीरॉयड नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। होम्योपैथी में स्टीरॉयड नहीं होते हैं। जस्ट कभी लोगों ने ऐसा देखा है कि मेडिसिन को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो जो व्हाइट कलर की ग्लोब्यूल्स रहते हैं, जिसको हम पिल्स भी बोलते हैं, तो दे आर जस्ट अ व्हीकल। ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आपको कार या बाइक या टू व्हीलर पर बैठना पड़ेगा, तो एक व्हीकल है, और उसके दौरान आप अपनी जर्नी तय करते हो। तो हमें जो मेडिसिन देनी है तो वो शायद हो सकता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम वो वाइट मेडिकेटेड पिल्स के ऊपर जो है पोर करते हैं। तो वो जब पोर करते हैं तो पीपल आर थिंकिंग कि वाइट मेडिकेटेड पिल्स जो है वो मेडिकेटेड नहीं है, वो सिर्फ दवाई है, और उसके ऊपर जो डालते हैं वो स्टीरॉइड्स है। लेकिन एक्चुअल जो क्रूड ड्रग है होता है, जो दवाई है, वो लिक्विड बॉटल में आता है। तो इट इज अ लीस्ट डोज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए होम्योपैथी में लॉ है कि जितना मिनिमम दवाई देंगे उतना जल्दी पेशेंट ठीक होगा। अगर आपको 15 दिन में 4 बूंद दवाई की जरूरत है तो मैं आपको कैसे डिस्पेंस करूंगा? सो वी यूज दैट बॉटल, उसके अंदर 4 बूंद डाले, और जो मेडिसिन लिक्विड से बना हुआ पिल्स है वो आप 2-2, 3-3, 4-4 एज पर योर केस, जैसे हम आपको एडवाइस करते हैं, अगर आप ले रहे हो 15 दिन में 4 बूंद मेडिसिन आपके पास चली जाती है। तो ये एक साइंस है। इस तरह से मेडिसिन डिस्पेंसिंग है। ये डिस्पेंसिंग मेथड को लोग समझ रहे कि कुछ स्टेरॉइड वगैरह डाला है, बट वो व्हाइट पिल सबके लिए सेम होती है। इट इज अ जस्ट व्हीकल। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो एक कंपनी ने टू व्हीलर बनाया, सबके लिए सेम है, लेकिन उसमें कुछ टाइम के बाद आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो। मेडिसिन जो है वो 3600 से ज्यादा है, तो वो मेडिसिन सबके लिए अलग होती है एज पर योर केस हिस्ट्री। वो सबके लिए अलग ट्रीटमेंट डिजाइन होता है। तो ये चीज है। तो सर ये फर्स्ट एड का बॉक्स जो होता है उसमें से जिसको भी जो भी होता है उसमें से हम दवाई दे देते हैं। होम्योपैथी का ऐसा कोई फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो सबके लिए काम करे? जैसे किसी को बुखार हुआ है तो हम उसको ये 4 गोलियां दे दें, ऐसा कुछ होता है?
डेफिनेटली होम्योपैथी में भी फर्स्ट एड किट है, बिकॉज इट्स अ मेडिकल सिस्टम, तो सबके लिए कुछ सिमिलैरिटी तो होती है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको डे टू डे इलनेस के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए, आपको कुछ चोट लगी है तो जैसे आप बीटाडीन यूज़ करते हो, लगाते हो, ठीक हो जाता है। सेम वे होम्योपैथी में मेडिसिन होती है आर्निका करके, या कि मैं अभी ये आपको बताऊंगा कि कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन है कफ, कोल्ड, फीवर, चोट या थ्रोट इन्फेक्शन या स्टमक अपसेट के लिए, जो आप एक किट बॉक्स अपने घर में रख सकते हो। लेकिन उसके लिए बिफोर टेकिंग दैट किट बॉक्स मेडिसिन आपको होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके जो सिम्टम्स है वो आपकी दी गई दवाई से मैच होंगे, तभी वो मेडिसिन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यानी हर एक पेशेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता है, लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन है जो डे टू डे इलनेस में आप एज अ किट बॉक्स अपने घर में जरूर रख सकते हैं, लेकिन आपके होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। राइट। अब जैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ जो हैं वो लोग जो हैं वो सेकेंडरी यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट कर रहा है, किसी को शुगर है तो वो एलोपैथी ट्रीटमेंट करेगा, फिर उसको पता है कि ये आगे जाके मुझे साइड इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए साइड में वो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, ये ट्रीटमेंट भी चालू रखेगा। तो ऐसे केसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये दोनों ट्रीटमेंट्स जो हैं एलोपैथी एंड होम्योपैथी वो दोनों साथ में करनी चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऐसे केसेस में, या फिर नहीं करनी चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का ये कंसेप्शन रहता है, ये मिथ रहता है कि होम्योपैथी दवाई जो है वो कभी लंबे समय लेनी है तो उसको हम अलग से लेने हैं, उसके लिए अलग से हम सोचेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले हम इससे ठीक हो जाए। ठीक है। सो होम्योपैथी मेडिसिन और अदर जो मेडिसिन सिस्टम है वो दोनों में डिफरेंस है। वे ऑफ एक्शन, वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, वे ऑफ मेडिसिन डिस्पेंसिंग आर डिफरेंट। वो दोनों मेडिसिन पैथी एक अलग साइंस है। तो एक बॉडी में दो मेडिसिन एक साथ ली जा सकती है, क्योंकि जो वे ऑफ एक्शन है वो दोनों मेडिसिन का अलग होने का रीज़न ये है कि कुछ मेडिसिन जो होती है हमारी वो लिंगुअल नर्व्स, यानी हमारी टंग के ऊपर जो नर्व्स होती है उसी से डिजोल्व होकर सीधा नर्व्स के थ्रू पहुंचती है। और अदर सिस्टम में जो आप मेडिसिन लेते हो उसमें आपको टैबलेट लेनी है और उसके ऊपर पानी पीना है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, आपके स्टमक में वो मेडिसिन या टैबलेट डिजोल्व होगी, फिर जाके वो आपके ब्लड में जाएगी, फिर जाके वो आपके मेडिसिन सिस्टम के अंदर एज अ मेडिसिन वो काम करेगी। तो दोनों मेडिसिन अलग प्लेन पे काम करती है। एक मेडिसिन है वो कंपाउंड ऑफ केमिकल, कंपाउंड ऑफ सिंथेटिक मेडिकल सब्सटेंस है, और एक जो है वो नेचुरल हर्ब्स है। एज होम्योपैथी हैज ऑलवेज सेफर साइड मेडिसिन और नेचुरल हर्ब्स से बनती है, तो उसमें कोई कंपाउंड नहीं है, यानी कोई ऐसा मेडिकेटेड लैब में बनाया हुआ मेडिसिन ड्रग सोर्स नहीं है जिसको आप नहीं ले सकते हो। तो दोनों अलग प्लेन पे काम करते हैं। डेफिनेटली आप साथ में ले सकते हो। शुगर के पेशेंट हो, डायबिटीज उनका है, या हाइपरटेंशन है, या कोई भी बीमारी के लिए आप होम्योपैथी मेडिसिन ऑब्वियसली ले सकते हो। और ये आपको लॉन्ग टाइम में आपकी जो करंट मेडिकेशन है उसको कट शॉर्ट करके, उसको टेपर ऑफ करके, आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको हम पेलिएटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मोड पे ले जा सकते हैं, यानी आप ठीक भी हो सकते हो विद द स्वीट पिल्स। ठीक है, तो ये है। तो अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें, जैसे आपने कहा कि शुगर जैसे है, ब्लड प्रेशर हो गया, वैसे ट्रीटमेंट्स में भी होम्योपैथी दवाइयाँ ली जा सकती है। तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि होम्योपैथी से आपका पूरा जो है ठीक हो सकते हैं? ट्रीटमेंट्स किस किस डिजीज के लिए दी जाती हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं? होम्योपैथी एक होल बॉडी साइंस है। उसमें आपके हेड से लेके टो तक सारा बॉडी कवर होता है। अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो भी होम्योपैथी से ठीक होते हैं। फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज है वो भी होम्योपैथी से ठीक होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं देन यू शुड थिंक अबाउट होम्योपैथी, क्योंकि बाल झड़ने के 8 to 9 रीजंस है, जो कि एक पेशेंट को यही लगता है कि मैं अगर हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे कोई कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हो रहा है, या कोई विटामिन डेफिशिएंसी है इसीलिए हो रहा है। देयर आर 9 रीजंस, 9 रीजंस की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। वो रीजंस को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपका अगर अर्ली स्टेज पे गंजापन, यानी आपको बाल्डनेस, मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हुआ है, तो वो क्यों हुआ है उसके पीछे की बहुत लंबी हिस्ट्री हो सकती है। वो शुरुआत कहीं ना कहीं काफ़ी साल पहले हुई है।
सो जस्ट टेकिंग अ लोकल आप कुछ मेडिसिन लगा रहे हो या कुछ ऐसी बायोटिन टैबलेट्स खा रहे हो, उससे आपके बाल वापस नहीं आएंगे और उसको आप पकड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक टाइम के बाद बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो रीजंस की वजह से बाल झड़ रहे हैं, अगर उसके ऊपर काम नहीं किया गया तो फर्दर आपका हेयर डैमेज और चला जाएगा और उसके बाद आपके बाल झड़ते ही जाएंगे, एक टाइम पे बाद गंजापन भी हो सकता है। होम्योपैथी हेड टू टो सभी प्रॉब्लम्स में काम करती है। इन गायनेकोलॉजिकल केसेस जैसे इनफर्टिलिटी हो गया, पीसीओडी हो गया जैसे पीरियड्स की एबनॉर्मलिटी या ओवरीज में गांठ पड़ जाना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया, आपका बांझपन जो बोलते हैं यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी होम्योपैथी काफ़ी असरकारक है, क्योंकि हार्मोन स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी जो ट्यूब है वो कभी ब्लॉक हो सकती है, उसमें नेचुरल वे से हम उसको इम्प्लांट करके मेडिसिन से ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। और बाद में अगर आपका प्रॉब्लम है तो उसका इवेल्युएट करके कुछ और मेथड से भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे जीआई डिजीज हो गया, जैसे एसिडिटी है, इनडाइजेशन है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम भी होम्योपैथी से ठीक होते हैं। मस्कुलर जो प्रॉब्लम्स है यानी आपकी मसल वास्टिंग, बॉडी का वेट कम हो रहा है, आपको थकान लग रही है, नी जॉइंट पेन, बैक पेन, माइग्रेन है, सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं। इवन बच्चों में भी हम इजीली होम्योपैथी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर होता जा रहा है, उसमें भी होम्योपैथी अच्छे से काम करता है और बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, बच्चे मांग के भी खाते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि उनको आप उस चीज़ के लिए लेके जाओ। सो ओवरऑल एक सिस्टम जैसे अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा और एलोपैथी, सेम वे होम्योपैथी भी एक अच्छा कंप्लीट साइंस है। आप हेड टू टो किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया बच्चों के लिए जो अभी हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं, होते हैं, इनफैक्ट बिहेवियर उनका ऐसा होता है, ज्यादा रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से पेरेंट्स भी इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट येलिंग एट स्मॉल किड्स। तो बच्चों के पास तो अभी वो इमोशनल कंट्रोल वाला जो ब्रेन है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, लेकिन बच्चे ऐसा बिहेवियर करने से अपने माँ बाप के जो इमोशनल कंट्रोल है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो होम्योपैथी इन चीज़ों को कैसे क्योर करता है? होम्योपैथी में बेसिकली हम बच्चों का नेचर आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी बर्थ हिस्ट्री से लेके जब बच्चा वॉर्म यानी माता के गर्भ में होता है तब माता का क्या रिएक्शंस था, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चा पैदा होने से पहले ड्यूरिंग कंसेप्शन यानी जब से प्रेगनेंसी रही है तब से लेके बच्चे का आज डेट का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है और उस दौरान बच्चे ने क्या क्या चीज़ें फेस करी है, मदर की क्या प्रेगनेंसी में सिचुएशन थी, घर का एटमॉस्फेयर कैसा था, मदर ने अगर वर्किंग वुमेन थी तो क्या क्या मैनेज किया है, मदर के ऊपर स्ट्रेस था, इमोशनल बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या था, ये सारी चीज़ें अगर इवैल्यूएट करेंगे तब जाके बच्चा ये बिहेवियर डिसऑर्डर से क्यों जूझ रहा है वो हम इवैल्यूएट करेंगे। ये हो गई बिफोर डिलीवरी यानी बच्चा पैदा होने से पहले की सिचुएशन। उसके बाद क्या एटमॉस्फेयर है, घर में कौन कौन ऐसी घटनाएं हैं, क्या क्या ऐसी इंसिडेंट्स डेली बेस पे होते हैं जो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये मेरे हिसाब से हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर एक 3 या 4 साल का बच्चा बिहेवियरल इश्यूज के साथ या थोड़ा सा जिद्दी है, शरारत करता है, तो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा शरारती है, उसमें क्या? नहीं, ये शरारती बच्चा नहीं है, इसको कोई और बीमारी भी हो सकती है, लाइक एडीएचडी और एडीडी यानी अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये जो बच्चों में आप बता रहे हैं कि एडीएचडी बिहेवियर, इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में कैसे हो सकती है? होम्योपैथी में बेसिकली बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है और फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा। अगर बच्चा इम्यूनिटी से वीक है तो हम बोलते कि बच्चे मन के सच्चे लेकिन इम्यूनिटी के कच्चे। क्यों? आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको कुछ इम्यूनिटी इश्यूज है, तो आप इम्यूनिटी के लिए कुछ न कुछ देते रहोगे, ये टॉनिक दे दिया, वो टॉनिक दे दिया, फिर भी बच्चों को ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज कि आप उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली दवाई दे रहे हो। इम्यूनिटी को खुल के ग्रोथ होने देना एक अच्छी बात है। 5-6 साल तक बच्चा जो भी चीज़ या एनवायरनमेंट लोगों के पास जा रहा है उससे इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है।
इन द पास्ट ईयर्स आप सोचो कि 15-20 साल पहले अगर हम मिट्टी में खेल रहे थे, आज हम मिट्टी में जाने से बच्चे को रोक रहे हैं। यानी बच्चा अगर मिट्टी को टच कर रहा है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है ना, उसको वो चीज करनी है, लेकिन आप बोल रहे हो नो बेटा वो गंदा है, आप मत करो, ये डर्टी हो जाओगे। आप हर एक नेचर से उसको डिटैच कर रहे हो, और वो बच्चा फिर क्या करता है, अगर मम्मा आप बाहर खेलने नहीं जा रहे दे रहे हो तो मुझे गैजेट दे दो, आप फोन दे देते हैं, खाना नहीं खा रहा है आप फोन दे देते हो। हर एक चीज पे 2 साल का बच्चा रील्स देखता है, यूट्यूब पे एक्सेस करता है। क्या जरूरत है बच्चे को स्क्रीन पे बिठाने की? इससे अच्छा है आप उसकी माइंड एक्टिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, उसको अच्छी स्टोरीज सुनाइए। पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ समय निकालना है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी जो नेटवर्थ है वो आपका बेटा या बेटी है, यानी आपके बच्चे ही आपकी नेटवर्थ है। आपकी बैंक अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे हो, लेकिन आप फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो, वो किस लिए आप कर रहे हो? जस्ट बिकॉज अ गुड फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। लेकिन गुड फ्यूचर कहाँ से आएगा? अगर आप अपने बच्चे को ग्रोथ में हेल्प करोगे, उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तब वो ग्रो कर पाएगा। सो होम्योपैथी में हम इवेल्युएट करते हैं बच्चों को, क्यों ये चीज़ें हो रही है, इम्यूनिटी क्यों वीक है, मदर की क्या स्टेज रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और स्ट्रेस वगैरह के ऊपर से लेके ड्यूरिंग बर्थ क्या प्रोसेस रही है, और बच्चा बर्थ के बाद पेरेंटिंग में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अगर बच्चे को छोटी छोटी बात पे आप उसकी नीड फुलफिल कर रहे हो, उसको आप बोल रहे हो कि नहीं बेटा अगर तुझे ये चाहिए कल चाहिए आज ला के दे दूंगा, आप उसकी नीड समय से पहले फुलफिल कर रहे हो, आप उसको हर एक चीज दे रहे हो जस्ट बिकॉज सेटिस्फाइंग योर ईगो। हमारे पास इतना सब कुछ है तो हम बच्चे को क्यों मना करें? मना करना पड़ता है। उसको रियलिटी में एक चेक दो कि 5 चीजों की जरूरत बच्चा मांग रहा है, आप 1 ला के दो, 4 चीज में मना करो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेइंग नो, वो उसको फील करने दो कि हमारे टाइम पे हमें नहीं मिला इसलिए हम आज रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक चीज को आप कंफर्ट जोन से बच्चे को बाहर लेके आओ कि बेटा अगर कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करनी है तो करनी है, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है इस टाइम के ऊपर। सीधा ना बोल देना वो भी गलत है। बच्चे को वायलेंसी से बिहेव करना, एज अ पेरेंट आपको बच्चे को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप उसको ज़्यादा स्टब्बन बना रहे हो, अगर आपको उसको मारने का मन कर रहा है, उसने आप अपने थप्पड़ लगाया, आप स्टब्बन बना रहे हो, उसको प्यार से समझाओ कि ये चीज़ आपके लिए इस टाइम के ऊपर गलत है, तो वो और ज़्यादा पेशेंस रखेगा, आपकी चीज़ समझेगा। ये डे 1 से होगा। अगर बच्चों की छोटी छोटी नीड्स के ऊपर आप उसको कंफर्ट ला देते हो, उसकी हर एक ज़रूरियात को आप पूरा करते हो, आप नहीं तो घर में कोई और जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गया या नियर एंड डियर रिलेटिव्स है, जस्ट बिकॉज कि आपका एक सिंगल चाइल्ड है और आप सोच रहे हो कि मैं हमारे बच्चे को सब बेस्ट देना चाहता हूँ, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का हेल्थ खतरे में जा रहा है। तो पेरेंट्स को पहले ये सीखना पड़ेगा कि आपको ना बोलना है। हर एक चीज़ उसके टाइम से पहले नहीं देनी है। टाइम के बाद भी वेट करवाओ कि अगर ये चीज़ आपको इस टाइम पे दी गई तो आपके लिए सही नहीं बेटा, आपको बाद में मिलेगी। हर एक चीज़ में आप उसको मना करना सीखोगे, तब जाके बच्चे को इस स्टेज से बाहर लाया जाएगा। और इसके बाद भी हम ट्रीटमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। जैसे एडीएचडी के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, शरारत करते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं है, सोफे वगैरह या घर में ऐसे गोल राउंड राउंड घूमते रहते हैं, हर टाइम अपनी एनर्जी को बाहर निकालते रहते हैं, और शुगर इंटेक भी ज़्यादा रहता है उनका। चॉकलेट से लेके हर एक शुगर प्रोडक्ट उसको बार बार चाहिए, चॉकलेट बिस्किट सब चाहिए। आप दे दो, घर में कोई ना कोई चॉकलेट ला के दे देगा। आप मना करोगे, दादा दादी बोलेंगे एक का हमारा एक अच्छा लाडला बेटा है, आप मना क्यों कर रहे हो, दे दो उसको, वो ला के दे देंगे। बच्चे की शुगर इंटेक हो गई फुलफिल, एनर्जी शुगर से आएगी, शुगर होगा कन्वर्ट ग्लूकोज में, सीधा वो बच्चा एनर्जी कहाँ पे निकालेगा, नेगेटिव चीज़ों में। उसको चीज़ें तोड़ेगा, टॉयज फेंकेगा, हैं करके कुछ रिलेवेंटली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, टॉयज तोड़ देगा। यहाँ तक कभी बच्चों में ये भी देखा गया कि ब्रेकिंग टेंडेंसी के साथ साथ वो वायलेंस भी करते हैं। अगर आपका बच्चा स्टेज 3 या 4 में आ चुका है एडीएचडी के, तो पेरेंट्स को स्लैप भी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कहाँ, आपने मना किया, वो पसंद नहीं आया उसे, क्योंकि आपने हर चीज अभी तक उसके हिसाब से की, अब आप मना कर रहे हो, दे विल स्लैप यू। ये एंगर, लॉट ऑफ एग्रेशन वो बच्चों में देखने मिलता है।
पहले टॉयज तोड़ दिए, फिर भी आप उसकी बात नहीं माने, फिर आपने कुछ किया तो वो आपको नाखून भर दिया, फिर भी आप उसकी बात नहीं माने, तब जाके स्लैप करेगा, क्योंकि उसने वो फील किया कि मेरी बात टालने वाले कौन, अभी तक आपने सब फुलफिल किया। तो ये साइंस है एडीएचडी के। हाइपर एक्टिव बच्चों को टैकल करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। विद इन 5 to 6 मंथ हम बच्चों को नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। सभी बच्चों में ये स्टेज 1 से लेके स्टेज 3, 4 सब में ये चीज़ काम करती है, और अच्छे से बच्चे अपने ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, मेमोरी इंप्रूव हो सकती है, कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है, एक्टिव रहेंगे, फोकस रहेंगे, स्टडीज़ वगैरह, फुटबॉल प्ले यानी कोई गेम्स में इन्वॉल्वमेंट है, सब में अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हेल्प। और उसके लिए मेडिसिन भी देते हैं आप या सिर्फ काउंसलिंग से चल मेडिसिन जाता का पहले इम्पोर्टेंट रोल है, और काउंसलिंग अगर बच्चों में सेकंड या थर्ड स्टेज के ऊपर जा रहा है तो मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग भी जरूरी होता है। यू आर सेइंग कि मेडिसिन के साथ ही आपको उसको काउंसिल करने की फर्स्ट या सेकंड स्टेज में जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिसिन से बच्चा नॉर्मल हो जाता है? यस, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी एक सिंड्रोम है, उसकी एनर्जी को हमें सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। उसके पास एनर्जी है लेकिन वो एक फोकस्ड जगह पे रखनी है। वो यहाँ वहाँ शरारत करता है, चीज़ों तोड़ता है, फेंकता है, एग्रेशन ला रहा है, एनर्जी को निकाल तो रहा है वो, लेकिन वो एक सही जगह पे निकाल रहा है। जैसे स्केटिंग हो गया तो बच्चे के पैर मूवमेंट करने लगेंगे। फुटबॉल खेलने के लिए आप बच्चों को बोल रहे, वो दौड़ता रहेगा। जो वो घर में ऐसे ही घूम रहा है या सोफे पे जंप कर रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, स्कीट कर रहा है, उससे अच्छा है बेटर है वो ग्राउंड पे करे। यानी वो एक चैनलाइज एनर्जी में उसको डाइवर्ट करते हैं, तो वहां पे वो यूटिलाइज करेगा, उसका माइंड वहां पे एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है, तो वो घर आके थोड़ा सा थक जाएगा, शुगर इंटेक उसका कम हो जाएगा। मीनवाइल हम उसको मेडिसिन से ट्रीट भी करेंगे तो वो ग्रेजुअली वो माइंड से एडप्ट करेगा कि हाँ अभी मेरी एनर्जी चैनलाइज हो रही है। बच्चे को एब्सोल्युटली नॉर्मल किया जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है। आई थिंक होम्योपैथी इज द बेस्ट वे टू गिव फॉर द एडीएचडी एंड एडीडी चाइल्ड्स। वेरी ट्रू, मतलब ये तो मैजिक जैसा साउंड कर रहा है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे बच्चों से डील कर रहे हैं जहाँ पे उनके 3 या 4 साल के बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है, एंड पेरेंट्स आर आल्सो सफरिंग, ग्रैंड पेरेंट्स आर आल्सो सफरिंग, किड इज आल्सो, एवरीबॉडी इज सफरिंग। तो इट इज डेफिनेटली अनबिलीवेबल मैजिक दैट होम्योपैथी हैज। अब जैसे हमने बच्चों की बात की, वैसे आजकल टीनेजर्स और जेनजी की बात करें तो उनका भी बिहेवियर ऐसा होता है। अगर हमारी बात करें तो हम हमारे टीनेज में, या फिर हम अगर हम कहीं इंटर्नशिप करने भी जाते थे या फिर हम कुछ नया सीखने जाते थे, वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, जो भी हमारे मेंटर हैं उनको। आजकल अगर कोई टीचर या जेनजी को बोल देगा कि आपको 2 घंटे ज्यादा रुकना है आज, दे विल बी लाइक नो, दिस इज माई टाइम, मैं इससे ज्यादा 1-2 घंटे क्यों रुकूं, मुझे इतना ही सीखना है, मुझे इससे ज्यादा नहीं सीखना है। यू नो, दे हैव दिस रिबेलियस बिहेवियर। इसका कोई ट्रीटमेंट या फिर इसका रीजन क्या है? होम्योपैथी के अंदर क्या ये कवर्ड होता है? ऑफ कोर्स सारी जनरेशन के लिए होम्योपैथी में ट्रीटमेंट्स है। उनकी जो ऑब्स्टिनेसी रहती है, यानी जिद्दीपन रहता है कि आई विल डू दैट, मुझे ये चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरा कंफर्ट जोन नहीं है, क्योंकि ये ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड है। पेरेंट्स ने कभी कुछ ऐसा बोल दिया कि आप ये करो वो करो, उसने मना किया, पेरेंट्स बोल रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो आप करो। सो आपने अपने बच्चे को ग्राउंड रियलिटी या जो लाइफ के जो स्टेजेस है वो एक्सप्लेन ही नहीं किए कि बेटा आगे जाके आपको क्या क्या चीज़ फेस करने की होगी वो आप समझो। हम यहाँ पे पहुँचे, वो कैसे पहुँचे, वो पापा आप वो बोरिंग चीज़ें मुझे मत सुनाओ। तो योर स्ट्रगल इज बोरिंग फॉर योर चिल्ड्रन। आपकी जो लाइफ जर्नी है, तो आप बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, तेरे लिए वो चीज़ मैं नहीं करने दूंगा। सो अभी वो पेरेंट्स है कि आप, मैंने जो सफ़र किया मेरा बच्चा नहीं करेगा। हाँ, ये आप आपके मन में रखो, बच्चे को मत बोलो, क्योंकि आपका बच्चा वो चीज़ पकड़ रहा है कि पापा ने किया ना उससे 10x मैं करूँगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट डालने की जो हैबिट है वो उसके पास नहीं है। उसको सब कंफर्ट जोन चाहिए, फ़ोन या गैजेट्स के हिसाब से अपना जीवन जीना है कि मैंने ये देखा तो आज मैं ये करूँगा, फ्रेंड यहाँ पे गया मैं भी जाऊँगा। हमारे टाइम पे घूमने जाना या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये सारी चीज़ें एक अनकॉमन सी होती थी। हम खेलते तो वो कोई सोसाइटी में या कहीं पे प्लेग्राउंड में जाके वापस आ जाते, उसमें भी खुशियाँ थी। आज वो वर्ल्ड टूर पे भी जा रहे हैं बच्चे अगर, तो भी वो खुश नहीं है,
यानी 20 या 25 की एज के जो बच्चे हैं वो अगर पेरेंट्स अच्छे अपब्रिंग के साथ उसको कहीं पे भेजते तो भी वो बोल रहे कि नहीं ये तो मज़ा नहीं आया, यहाँ पे तो वो प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारी जनरेशन को अभी तक शायद कोई कभी पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें वर्ल्ड में कोई 1-2 कंट्री भी नहीं देखे, सो दे आर मोर लकी, लेकिन उनको वो हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि उनके पास जो है ना वो उनके लिए सारा इजी गोइंग हो चुका है कि मुझे ये मिल रहा है तो मेरा ये अच्छा लक बोला जा सकता है, वो उनको पता ही नहीं है। उसको हमें संभालना पड़ेगा। जेनजीज को आइडियली थोड़ा सा इमोशनल प्लेन पे लेके जाना पड़ेगा रादर देन हैविंग अ प्रैक्टिकल। वो पूरा प्रैक्टिकल जनरेशन है कि इमोशनल सेटअप क्या है, एक फैमिली के स्ट्रगल के हिसाब से क्या अर्निंग प्रोसेस रहता है, फादर या मदर जब पैसे अर्न करते हैं तो किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं उसको भी समझना चाहिए। शायद उनके पास वो टाइम नहीं था एक अपब्रिंगिंग के टाइप के, तो पेरेंट्स ने उसको निगलेक्ट कर दिया। कभी बच्चों ने भी ये किया कि अच्छा मम्मी पापा तो कहाँ कुछ बोलने वाले, तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसके लिए वो स्टबन होता गया और डे बाय डे उसकी जिद जो है वो नीड में कन्वर्ट हो गई और हमने उसको फुलफिल कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको वो नीड है या नहीं, चेक कर लो ठीक है। फिर वो कोई गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। 20-21 साल के बच्चे आज जो स्मोकिंग करते हैं, दे आर टेकिंग अल्कोहल, तो वो एक हैबिट वहाँ से आई है कि वो आप पैसे दे के भूल गए कि बच्चा क्या कर रहा है। सो ये एक फैशन ट्रेंड माना जाता है। उसकी वजह से 25 साल के अंदर जब उसकी शादी होती है सो पता चलता है कि दे आर इनफर्टिलिटी, उसको स्पर्म काउंट कम है आपके बेटे के। इफ देयर इज अ गर्ल तो उसकी ओवरीज में सिस्ट है, यानी आपका जो बेटी या बेटा है उसकी फर्टिलिटी इश्यूज आ रहा है, या 25-30 के अंदर शादी कर रहे हैं, फर्टिलिटी इश्यूज है। रीजन टेकिंग अल्कोहल सिंस 10 ईयर्स 15 ईयर्स, कुछ अननोइंग हैबिट्स, पार्टीज, ये एक जनरेशन है उसका पूरा जो सेक्सुअल हेल्थ है वो खत्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैड हैबिट्स। ये पेरेंट्स ने सोचा कुछ ना कुछ तो फ्रेंड के साथ एंजॉय करने दे, उसकी लाइफ में हम कंट्रोल क्यों करें, कुछ चीज़ों में कंट्रोल करना ज़रूरी है, उसको राइट टाइम पे राइट एडवाइस देना ज़रूरी है। और देखो कि पैसे को क्या इस्तेमाल होता है। आप सब चीज़ कंफर्ट से पहले दे रहे हो ड्यूरिंग सिंस आपके बेटे या बेटी के बर्थ के टाइम से यंग एज तक 18 साल तक, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। हर एक चीज़ फुलफिल होने पे बच्चा क्रिमिनल माइंडसेट भी बन सकता है। खुद से वायलेंस करना, घर में किसी को मतलब अच्छे से बात नहीं करना, ये चीज़ें अपने हिसाब से रखना, सब चीज़ें उसी एनवायरनमेंट से डेवलप होती है। कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग में थोड़ा सा इश्यू है, टाइम आपने सही नहीं दिया और जो आपने उसकी नीड फुलफिल की उसको क्रॉस चेक भी नहीं किया। सो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली उसमें भी होम्योपैथी हेल्प करता है। यंग एज से उसकी जो ये हैबिट्स है उसको हम इवेल्युएट करते हैं। कभी कभी डॉक्टर से भी बोर हो जाते हैं तो ऐसे जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत टाइम टेकिंग डॉक्टर है, वी शुड गो फॉर सम अदर वन, जो ऐसे फट जल्दी निपटा ले, ये बहुत बहुत बोरिंग डॉक्टर है, क्या पूछते रहते हैं, ये खाना क्या पसंद है, आपका नेचर कैसा है, क्या लेना देना, सिर पे बाल झड़ रहे, एक्ने का प्रॉब्लम वो ठीक करो ना, ये क्यों पूछ रहे हो। सो वो थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी कम है। ग्राउंड रियलिटी से एक इम्पेशेंस डेवलप हो चुका है कि फटाफट चाहिए, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल आउटवर्ड्स जीरो, इमोशन से ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कभी रोना आया तो 2 दिन तक रोए रहेंगे, नहीं आया तो बहुत ही स्टबन, मैं बहुत टफ इंसान हूँ। प्रैक्टिकल माइंडसेट से अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया और सारा एनवायरनमेंट अपने हिसाब से चलना चाहिए, सो विच इज़ नॉट राइट। थोड़ा से उसमें गड़बड़ हो गई तो फिर ओके लेकिन जेनजी की हमने बात की, बुजुर्गों की बात की और ओवरऑल हेल्थ की बात की। हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है जिसका नाम है टेक अवे, ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनके डे टू डे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके काउंसलिंग से या फिर आपके गाइडेंस से वो हील हो सके। जैसे किसी के बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल, आप देखोगे कि मेरे including me, everybody has this hair fall problem from 20s to 30s to 40s to 60s and बाल ग्रे भी हो रहे हैं। बच्चे होते हैं 6-7 स्टैंडर्ड में, उनके बाल ग्रे हो गए हैं, so which is alarming। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? बालों का एक हेयर जो है वो ग्रोथ पैटर्न से लेके उसका जो टेक्सचर है उसके ऊपर एक नेचुरल प्रोसेस काम करता है।
यानी अगर बच्चों में बाल ग्रे हो रहे हैं तो उसके कुछ अलग रीजंस हो सकते हैं। एज अ मदर या फादर आपके अर्ली बाल झड़ रहे हैं तो मैंने जैसे आपको डिस्कस किया 9 रीजंस ऑफ देयर कि 9 रीजंस है। इम्यूनिटी कम होना, आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से, आपका स्ट्रेस लेवल सबसे हाई है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और 2-4 रीजंस और भी हैं जो बहुत ही डीप डाइविंग नेचर। तो ये सारे रीजंस अगर हम इवेल्युएट करेंगे तब जाके हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन मस्ट ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है और फिजिकल आप फिट हो, ये तो आपकी जो बाल झड़ने की प्रोसेस है उसको ऐसे ही विदाउट मेडिकेशन ठीक किया जा सकता है। अर्ली टाइम पे 20s 30s में बाल झड़ना ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो आपको थोड़ा सा योग मेडिटेशन पे ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे आप फोकस्ड रहो, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिले। आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए एटलीस्ट दिन में 1 घंटा निकालिए। आप सब कुछ कर रहे हो तो आपके माइंड जो 24/7 365 डेज काम कर रहा है उसको तो आप टाइम दो, उसको तो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, सब कुछ आप भर रहे हो उसके अंदर, उसको पीस देने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? नथिंग। हम बस सोचते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। तो आप माइंड के बारे में तो सोचो, आपका दिमाग कितना एक्टिव है, क्या क्या चीजें सोच रहा है, उसको भी हीलिंग तो चाहिए, वो भी तो कभी बीमार पड़ेगा तो उसको वेरी आप ट्रू। क्या करोगे? आप मेडिटेशन से उसको शांत कर सकते हो, उसको एक रीपोज माइंड को लेके जा सकते हो। अगर प्रॉपर नींद ले रहे हो 7 to 8 आवर्स और अगर आप मेडिटेशन या योग प्रैक्टिस करते हो डेली तो आपका माइंड और मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे भी आपके हार्मोन्स स्टेबल होना चालू हो जाएंगे। और ये सब के साथ आप फिजिकल प्लेन पे अगर बात करें तो कुछ डाइट में विटामिन बी जो है और D3 जो है वो हमारे इंडिया में सबसे कॉमन है, B12 एंड D3 डेफिशिएंसी। तो वो विटामिन्स को आप एक बार चेक करो, उसके इन्वेस्टिगेट करके आप उसके कुछ सिम्टम्स अगर है जैसे कि फर्स्ट जो बताया बालों का झड़ना, फिर जो लेग क्रैम्प्स आना, ये सारे विटामिन B12 या मुंह में छाला पड़ना B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। आपकी हड्डियों में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द या बैक पेन, ये सारे D3 के सिम्टम्स है। बहुत ज़्यादा थकान लगना, 2 विटामिन्स को आप फुलफिल करो, मेंटल पीस को आप फुलफिल करो, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम 60 to 70% ऐसे ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी नहीं होती है, नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी को आप ले सकते हो। डेफिनेटली आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। आपके हेयर ग्रोथ भी वापस आ सकते हैं। अगर पूरा भी गंजापन हो गया है, मेल पैटर्न बालनेस है जो कि 30s में या 40s में होता है तो उसमें भी बाल रिवर्सिबल आ सकते हैं। एवरी केस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट या DHT ब्लॉकर की कुछ मेडिसिन या मिनॉक्सिडिल ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरली हेयर रूट को ट्रिगर किया जा सकता है अगर ये फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हो। आप सिर्फ केमिकल ही प्रोसेस कर रहे हो, मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हो, सब चीज़ पे फोकस करेंगे यानी हेड टू टो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तब बाल आएंगे। जो कि 30 तक हेल्दी थी, 20 तक हेल्दी थी तो फिर बाल नहीं थे, तब जड़ रहे नहीं थे, तब अच्छे से बाल ग्रोथ हो रहे थे। जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो 2-3 साल का ये प्रोसेस है। उसको एक पैच लगाने से या एक कोई लिक्विड लगाने से आप पकड़ नहीं सकते हो। उसकी जो रूट कॉज है उसके ऊपर काम करेंगे तब जाके ये प्रॉब्लम ठीक होगी। और अगर हम बात करें मेल्स की स्पेसिफिकली तो उनका जॉब रहता है, फिर घर पे जाके दे हैव टू हैंडल 2 लेडीज, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बेटी है या फिर उनकी वाइफ है या फिर उनकी मदर है या उनकी वाइफ है, तो देयर इज सम मेंटली वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो उनको थकान मेंटली ज़्यादा लगती है फिजिकल से ज़्यादा, और बैठा ही जॉब है। तो ऐसे लोगों को हम क्या चेंजेस बता सकते हैं जिससे कि उनके डे टू डे लाइफ में थोड़ा हेल्दी थिंग्स आए, क्योंकि इस केसेस की वजह से दे they end up in developing disease like blood pressure, sugar, cholesterol, a lot many things. काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें हैं। जैसे एक मेल का जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा भाग दौड़ वाला रहता है, यानी आज ये करना है कल ये करना है, तो कॉन्स्टेंटली ये मेंटली जो है वो एक्टिव रहते हैं एज वेल एज फिजिकली, तो उनको भागना ही पड़ता है। सो एक डेली फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ आपका माइंड भी बहुत काम कर रहा है। तो आफ्टर द एज ऑफ 30 यू नीड टू चेक योर बॉडी एवरी 3 to 6 मंथ। आपको रूटीन ब्लड चेक करना चाहिए। ब्लड टेस्ट से आपको ये पता करना चाहिए कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है।
क्योंकि आपका अगर जॉब पैटर्न ऐसा है या वर्क पैटर्न ऐसा है तो आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कुछ सिंपल टिप्स है। एटलीस्ट आपको मॉर्निंग में 45 मिनट्स खुली हवा में या गार्डन में आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको एक वॉक करना चाहिए। एटलीस्ट 3 किलोमीटर वॉक करना बहुत ही फायदेमंद है। उससे आपके खुली हवा में चलने से आपके एंडोर्फिन नाम के जो हैप्पी हॉर्मोन्स है वो रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, और वो आपको एकदम फ्रेशनेस फील करवाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास और टाइम है तो 20 मिनट्स मेडिटेशन या आप ध्यान लगा के बैठो या कुछ आप योग कर लो, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपने दोनों के लिए काम किया, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाकी आपके पास पूरा दिन है काम करने के लिए और वहाँ पे तो आप एज़ अ फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, तो फिर आप थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा टाइम निकालिए और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ों के साथ अपने आप के लिए खुद को भी टाइम देना ज़रूरी है। आप अगर अच्छे हेल्थ रहोगे तो आप फैमिली को बाद में भी टाइम दे सकते हो, डेली टाइम दे सकते हो। अगर आपका हेल्थ ही खराब है तो फैमिली को आपके लिए टाइम निकालना पड़ेगा एक टाइम के बाद। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जो मोबाइल एडिक्शन है वो सिर्फ बच्चों में ही नहीं है, बड़ों में भी बहुत है। मदर भी अपना फ़ोन लेके वो देखती हैं, बच्चा भी अपना टैबलेट लेके देखता है, एंड बोथ ऑफ देम आर इन देयर कंफर्ट लेवल। तो ये जो एडिक्शन है उससे अगर हमें छुटकारा चाहिए तो क्या वो होम्योपैथी में पॉसिबल है और कैसे? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और काफ़ी सारे लोग शायद इस क्वेश्चन को पॉइंट आउट भी रिलेट कर करेंगे पाएंगे। और अपने आप को भी फील करेंगे कि अगर आपका फ़ोन या स्क्रीन टाइमिंग जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा है, इन स्पाइट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़, आपके कॉल्स हो गए, आपकी डेली जो भी एक्टिविटीज़ है जिस पे आपको फ़ोन का यूज़ करना पड़ता है, तो ये अलार्मिंग साइन है आपके लिए। एज अ फीमेल, एज अ मदर, एज अ फादर या घर में कोई भी इंसान जो फ़ोन के अंदर एंगेज होता है तो आपका एक साइकोलॉजिकल माइंड जो है वो एक कॉन्सर्न, एक एंग्जाइटी के रूप में काम करता है। आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। आपको थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको प्रैक्टिस भी करोगे कि इफ़ अ मोबाइल एडिक्शन है आपको, वो कैसे पता चलेगा? आप अपने फ़ोन को 2 घंटे साइड में रख दो, 3 घंटे साइड में रख दो, 3 घंटे आपको क्या थॉट प्रोसेस आ रही है वो आप देखो। आपको कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड करेगा, उसका मैसेज आया होगा, ये मेरा इम्पोर्टेंट कॉल था वो तो शायद नहीं छूट गया होगा, मेरा वो काम हो गया होगा, लाओ मैं उसको जो रिमाइंडर देना था वो दे दूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। अगर 3 घंटे में आपका यही प्रोसेस चल रहा है तो आप मोबाइल एडिक्शन से जूझ रहे हैं। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। आप आज इस चीज़ को छोड़ने के लिए 21 डेज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने स्क्रीन को जितना हो सके उतना दूर रखिए, ग्रीनरी को आप देखिए, जो कि आजकल को मेट्रोज़ में बहुत इम्पॉसिबल हो गया है, ग्रीनरी है ही नहीं, ख़त्म होती जा रही है। लेकिन आप गार्डन में जाके घूम सकते, हो सके उतना फ़ोन को आप अवॉइड कीजिए आफ्टर वर्किंग आवर्स, ठीक है? जिससे आप अपने आप को उससे छुड़वाना ईज़ी कर पाओगे। इन स्पाइट ऑफ आपके सारे एक्टिविटीज़ आप वो कर रहे हो, फिर भी आपका वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, देन यू कैन टेक होम्योपैथी ट्रीटमेंट। मोबाइल एडिक्शन के लिए हम कुछ मेडिसिन्स केस के अकॉर्डिंगली देते हैं जिसमें खुद ही आप स्क्रीन से अवॉइड करना सीख जाओगे। इज इट? यस, बिकॉज कि आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो जैसे कि हेल्थ के ऊपर, मेंटल और फिजिकल दोनों के ऊपर होम्योपैथी काम करती है, तो आपके थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई किया जा सकता है कि चलो मोबाइल यूज नहीं भी कर रहा है बिना फालतू के टाइम पे तो वो ठीक है। यानी मोबाइल के बिना भी आउटर वर्ल्ड में सब कुछ है देखने के लिए। तो उस चीज़ के ऊपर आपके थॉट मॉडिफाइड करेंगे, वो प्रोसेस ओवर थिंकिंग जो है कि आपकी एंग्जाइटी है, कि आपका एक क्रेव है, क्या देख लूँ, उसके ऊपर एक ब्रेकडाउन लगेगा, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। सो दैट्स व्हाट होम्योपैथी कैन डेफिनेटली हेल्प इन अ पीपल। सबको आई थिंक वो ट्राई करना चाहिए अगर आपका Absolutely. यस। So I think this is the best thing that you told us today कि मोबाइल एडिक्शन होम्योपैथी मेडिसिन से अगर आप खुद से वो सर हो ही नहीं पाएगा। वो अगर आप जो बोल रहे हैं कि आप 3 घंटा रखो दूर फिर वो एंग्जाइटी दैट इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड। तो आपके पास पेशेंट आएंगे ही आएंगे, मेरा ये फोन एडिक्शन छुड़वा दो एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। So thank you so much sir, it was pleasure having you and having this conversation about homeopathy। बहुत सारे misconceptions और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था, जिसके बारे में हमें आपसे पता चली। मुझे लगता है सिर्फ ये एक एपिसोड काफ़ी नहीं है, हमें एक बार और मिलना पड़ेगा
and we can discuss more about homeopathy and its magical results. डेफिनेटली काफ़ी सारे अननोन थिंग्स है जैसे कि हमने बात की, तो थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए हम और भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी हम मल्टीपल लोगों के सामने इस चीज़ को एड्रेस करेंगे कि अगर आपको ये चीज़ हो रही है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो दे हैव अ डिफ़िकल्टी एंड ऑलरेडी वो इससे फेस कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, हमारे साथ हो रही, हमारे नेबर के साथ भी हो रही, हमारे फ्रेंड्स के साथ भी हो रही, तो ये नॉर्मल है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो एज अ हेल्थ केयर पर्सन, एज अ होम्योपैथ, आई नीड टू इवेल्युएट दैट थिंग। हमने वो कोशिश करी है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रुथ के पास लेके जाए कि अगर आपको ये सारी परेशानियां हो रही है, देन मीन्स कि आपको ये कब हो रही है, कब से हो रही है, क्यों हो रही है, उसको एवेल्युएट करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट है तो लेना चाहिए, ताकि इससे आप डील कर पाओ अच्छे से, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपकी फ्यूचर में इसके अकॉर्डिंग जो और प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होती है, तो उससे आप अच्छे से बच पाओ। सो ये हमारा इनिशिएटिव रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर नीरव ठक्कर हमारे साथ थे, और नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कोई गेस्ट को हम बुलाएंगे जहाँ पे हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे आपको और हमें कुछ इम्पैक्ट हो और हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो पाए। तो सो दैट वाज लेट्स टॉक का पॉडकास्ट का एपिसोड आज के लिए। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ लेट्स टॉक पॉडकास्ट चैनल पे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड फर्नीचर कर्टेसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।